बच्चों, आज हम कक्षा 5 का हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसमें संज्ञा के बारे में दिया गया है। तो आज हम इस पाठ में संज्ञा के बारे में जानेंगे। आप इस पाठ में इन अलग अलग चित्रों को देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो किराने की दुकान पर है, वो बहुत सी चीज़ों को लेकर खड़ा है, जैसे आटा, चावल, दालें। ये किराने की दुकान में मिलते हैं। उसके बाद इस चित्र में आप देख रहे हैं कि नेहा, रितुल और आयुष अपने लिए सेब, केले तथा पपीते खरीद रहे हैं। तो ये फल वाला है जो फल बेच रहा है और ये सभी फल खरीद रहे हैं। ये फल की दुकान है। उसके बाद ये सब्जी के बाज़ार का दृश्य है। ये सब्जी वाला है और बहुत तरह की सब्जियां लेकर बेच रहा है। तो यहाँ पर विपिन बाज़ार में मूली, गाजर और टमाटर खरीद रहा है। तो यहाँ आपने इन चित्रों में बहुत सी वस्तुओं और व्यक्तियों के नाम देखे। उपर्युक्त वाक्यों में अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों के नाम आए हैं। व्यक्तियों के नाम हैं नेहा, रितुल, आयुष और विपिन। स्थानों के नाम हैं बाजार और दुकान। वस्तुओं के नाम हैं आटा, चावल, दालें, सेब, केले, पपीते, मूली, गाजर, टमाटर इत्यादि। इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी नाम वाले जितने भी इसमें शब्द आए, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा को आप जरूर स्मरण करें। अब आगे हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे कि संज्ञा के भेद क्या हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में संज्ञा के 3 भेदों के बारे में जाना था। अब हम इसको और विस्तार से जानेंगे, जिसमें 5 भेद दिए गए हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। अब हम नए 2 भेद और देखेंगे। वो इस प्रकार हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो हम इन भेदों के नामों को अच्छे से स्मरण करेंगे और इनके बारे में विस्तृत से जानेंगे। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। इन्हें हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति यानी किसी खास व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो भीड़ से अलग हो, भीड़ से हट के हो और सबसे विशेष हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप इन्हें पहचान रहे हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। इनका नाम है महात्मा गांधी। उसके बाद ये हमारे देश का लाल किला है, जहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हैं और झंडा फहराते हैं। ये लाल किला है जो दिल्ली में स्थित है। और यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है रामचरितमानस, जो एक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का। तो सभी पुस्तकों में ये विशेष है, इसलिए इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो महात्मा गांधी, लाल किला और रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इन शब्दों से विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान व विशेष वस्तु का पता चल रहा है। कुछ अन्य उदाहरण आप इसमें देखें तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं
तुलसीदास जो विशेष व्यक्ति हैं, कृष्ण और राम, ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको हम सभी जानते हैं, जो भीड़ से अलग हैं। उसके बाद है वस्तु में किताब, माखन और धनुष, ये भी विशेष वस्तु हो गए। और विशेष स्थान इस प्रकार हैं: चित्रकूट, मथुरा और अयोध्या। तो आप इधर से भी देखें, तुलसीदास जिन्होंने किताब लिखी और चित्रकूट में। उसके बाद कृष्ण जिन्हें माखन बहुत पसंद था और वो मथुरा में रहते थे। राम जो हमेशा अपने साथ धनुष रखते थे और वो अयोध्या में रहते थे, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तो ये देख रहे हैं आप, ये विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थानों के नाम हैं। इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जिस स्थान शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द पूरी जाति का बोध कराता है, जिससे पूरी जाति का पता चलता है, चाहे वह किसी प्राणी की जाति हो, किसी स्थान की या किसी वस्तु की जाति हो, उस शब्द को संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक आचार्य बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आचार्य जो है वो आचार्य जाति का बोध करा रहे हैं, चाहे वह कोई भी आचार्य हो। उसके बाद यह बस जो व्यक्तियों को लेकर शहर जा रही है, और उसके बाद इस चित्र में आप देख रहे हैं एक बकरी है जो घास चर रही है। तो इन तीनों चित्रों में आपने जातिवाचक वाले शब्दों को देखा, जिसमें आचार्य है, बस है और बकरी है। ये सभी अपनी अपनी जातियों को दर्शा रहे हैं। इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि इनसे एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व प्राणियों का बोध हो रहा है। कुछ अन्य उदाहरण भी इस प्रकार हैं। जैसे प्राणियों में जाति जो बताते हैं, जानवर, अब कोई भी जानवर हो वो जानवर जाति का है। आदमी, चाहे वह कोई भी आदमी हो, परंतु उसे हम आदमी जाति में कहेंगे, यानी मानव जाति में। बालक, चाहे वह कोई भी बालक हो, कोई भी नाम का हो, पर वो अगर बच्चा है तो उसको हम बालक ही कहेंगे। लड़की, चाहे वह कोई भी लड़की हो, वह पूरी लड़की जाति का बोध कराती है। उसी तरह से इमारत, देश, पर्वत और कक्षा, ये सभी जातियों का, अपनी अपनी जातियों का बोध कराते हैं। उसके बाद वर्ग, जैसे शिक्षक वर्ग, इंजीनियर वर्ग, डॉक्टरों का अपना वर्ग होता है और अभिनेता का। इनके कामों से इनकी वर्ग को विभाजित किया गया है और इनसे इनकी पहचान होती है। तो ये अलग अलग वर्ग के व्यक्ति होते हैं। इनकी अपनी जो कोई भी नाम हो, परंतु ये इन्हीं वर्गों में पहचान में आते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी के गुण दोष, यानी उसकी अच्छाई और बुराई, उसकी अवस्था यानी उसका स्टेज आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है, नीचे की घास और झाड़ियाँ, पेड़, सब कुछ हरा भरा है। तो ऐसा कब होता है? जब सावन का महीना आता है और उस महीने में मूसलाधार बारिश होती है, जिसके वजह से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। उसके बाद इस चित्र में आप देख रहे हैं एक बिल्ली एक चूहे के पीछे दौड़ रही है। तो चूहा बिल्ली की दुश्मनी जग जाहिर है। ये हम सभी जानते हैं कि चूहे को देखकर बिल्ली उसे खा जाती है। उसके बाद है ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसके मोटापे को आप देख रहे हैं, ये कितना मोटा है। तो मोटापा एक प्रकार का
प्रकार की बीमारी है। तो आप बच्चों ये जान लें कि मोटापा एक प्रकार की बीमारी है और आप भी अपने शरीर में मोटापे को ना पनपने दें। तो इस तीनों चित्रों में आपने जो भाव देखे वो थे हरियाली, उसके बाद दुश्मनी और मोटापा। तो ये अवस्था है इसकी, और यहाँ पर ये इसका भाव है, गुण है, और ये दोष है। तो हरियाली, दुश्मनी व मोटापा शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इनसे भाव, गुण, अवस्था का बोध हो रहा है। तो ये हो गए भाववाचक संज्ञा। इसके अलावे कुछ अन्य भाववाचक संज्ञा वाले शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मिठास, खट्टा, भलाई, प्रशंसा, बुढ़ापा, ये अवस्थाएं हैं। बुढ़ापा, बचपन की अवस्था, गरीबी और दुख। तो ये सभी भाव वाले शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए दिए गए शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़ा जाता है। ये आप थोड़ी ऊंची कक्षा में आ गए, इसीलिए इनके बारे में थोड़े और जानकारी आपको लेने हैं। जैसे किस प्रकार हम संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ये हम देखेंगे। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये संज्ञा शब्द हैं, और इनमें हम ता लगाकर इनको भाववाचक बना दिए। जैसे दास से दासता, पशु से पशुता, मित्र से मित्रता, साधु से साधुता, जटिल से जटिलता। तो ये सभी शब्दों में ता लगाए गए हैं, जिससे ये शब्द संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गए। उसी तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं इन शब्दों को, इन सभी शब्दों में ता लगाकर इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए गए हैं। तो बच्चों इनको आप ध्यानपूर्वक देखोगे। उसके बाद पन जोड़कर, जैसे अपना से अपनापन, अंधा से अंधापन, तो ये जितने भी शब्द हैं इसमें पन जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द लगाए गए हैं। उसके बाद आई जोड़कर चतुर से चतुराई, बुरा से बुराई, लंबा से लंबाई, सच्चा से सच्चाई और बड़ा से बड़ाई। सब में आई जो लगा है प्रत्यय, उसको इस तरह से भाववाचक शब्द बने हैं। फिर त्व लगाकर, जैसे मम त्व, नारी त्व, देव त्व, देवत्व, पुरुष में त्व लगा दिए पुरुषत्व। तो इस तरह त्व लगाकर भाववाचक संज्ञा बन गए। ई लगाकर दोस्ती, उदासी, चोर ई, देर ई, ठंड ई, ठंडी, इस तरह से। उसके बाद वट, बनावट, लिखावट, मिलावट, गिरावट और रुकावट। फिर इमा लगाकर लालिमा, रक्तिमा, अरुणिमा, नीलिमा और भंगिमा। और फिर अंत में आपा, बूढ़ा से बुढ़ापा, मोटा से मोटापा, अपनापा, पूजापा और सुगड़ापा। तो ये भी जो हैं ये सभी भाववाचक हैं। तो इनको देखकर आपने जाना कि कितने सारे जो प्रत्यय हैं उनको लगाकर आप सीधे साधे शब्दों से, संज्ञा शब्दों से आप किस तरह से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसके अलावे दो नए और संज्ञा के भेद हैं इस प्रकार। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है, यानी पिघलने वाले पदार्थ का, द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी जो तरल पदार्थ है, तेल, घी, दूध, और धातु जो पिघलते हैं, तरल, उनको गर्म करने पर वो द्रव्य बन जाते हैं। जैसे चांदी, सोना, लोहा, तांबा, ये सभी धातु हैं और इनको गर्म करने पर ये द्रव्य बन जाते हैं, इसलिए इनको भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये द्रव्य पदार्थ हैं। उसके बाद समुदायवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, ये जातिवाचक संज्ञा से थोड़ा भिन्न है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टोली, दल, मंडली, ढेर, भीड़, सेना, सभा, जुलूस आदि। ये जितने भी शब्द हैं ये समुदाय या
किसी झुंड या किसी समूह का बोध कराते हैं, इसीलिए इनको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इस पाठ के विशेष इस प्रकार हैं। भाववाचक संज्ञा केवल भाव को प्रदर्शित करती है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, और भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते। तो बच्चों, आप इन विशेष बातों को जरूर स्मरण करें और ध्यान दें, और इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और इनके अभ्यास प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर पाठ की सहायता से बनाएं। धन्यवाद।